प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से जुड़े लुसेंट समान ज्ञान के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या डी। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वीर्य योद्धा, बी श्रेष्ठया कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठया कुलीन। आर्य शब्द अर्ध धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठ स्थापित कर लिया हो। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 कथन दिए गए हैं जिनमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होंगे। जो कथन सही नहीं है उनको हमको टिक लगाना है। वे संस्कृत बोलते थे, ये भी कथन सही है। वो घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी कथन सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी कथन सही है। डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन गलत है और हमारे क्वेश्चन का यही आंसर सही होगा ऑप्शन डी। वे नगरों में निवास नहीं करते थे बल्कि आर्य ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तंबाकू। परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाजों जैसे गोधूम, जिसे गेहूं के नाम से जानते हैं, बीही जिसे चावल के नाम से जानते हैं, की चर्चा की गई है, पर इस काल में कहीं तंबाकू की चर्चा नहीं की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तंबाकू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 6वां प्रश्न। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रमण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, डी छंदोक उपनिषद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन है? सही क्रम वाले जितने प्रश्न होंगे मैं आपका सिर्फ ऑप्शन बता दूंगा, आप मिलान कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 4। वेदों के विभाग 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी इस उपनिषद, डी बृहद्रणायक उपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः ये कृषि नहीं कर सकते थे, इसलिए इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। इसका सही जवाब हो जाएगा डी सामवेद। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। सामवेद चारों वेदों की आकार की दृष्टि में सबसे छोटा वेद है। तो संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गोधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 7वें मंडल में या 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या 10वें मंडल में? इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला गया है। इसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऑप्शन डी 10वें मंडल में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन इसका सही होगा ए 18। 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण,
नारद पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैत पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और अंतिम पद्म पुराण। पुराणों की संख्या कितनी हो गई? कुल 18। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? एक प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए या सोम के लिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये एसएमए के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गणित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्तु मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तु मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्तु मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। ए समातट में, प्राग ज्योतिष में, बी पंजाब में, डी पंचाल में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसे मैं आपको सिर्फ इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया? ये बीपीएससी का पूछा प्रश्न है। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये भी बीपीएससी का पूछा प्रश्न है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैमिनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसी पर आधारित प्रश्न है। वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था पूर्व मीमांसा, इस प्रश्न पर रहे हैं उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन बी बादरायण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। 7वां मंडल में
दशराग युद्ध का उल्लेख है, जबकि 10वें मंडल में शूद्रों के पहली बार उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी पुरुषनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी पुरुषनी। भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच दशराग युद्ध पुरुषनी नदी, जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं, उसके तट पर लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। धर्मशास्त्र में बताया गया कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, समान जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा के बदले उपजी अनाज का 6वां हिस्सा कर के रूप में लेगा। तो भू राजस्व दर था 1/6। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ब्राह्मण युग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, आप लोग मिला लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका महत्व इसलिए होते हैं कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलते हैं, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख का महत्व है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 35वां प्रश्न। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यही बीपीएससी का पूछा प्रश्न है। ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी उपनिषद में, डी भागवत गीता में। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है और 2005 में पूछा गया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ए चाणक्य ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गौतम ने। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक अश्वत्थ गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निष्क से जाने जाते हैं। ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्वर्ण आभूषण। निष्क के नाम से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो मनुष्य को विपत्ति काल में बहुत ही सहयोग देती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसका जवाब तो सब जानते होंगे, योग के लिए प्रसिद्ध हैं पतंजलि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं।
किस पर आधारित, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ, उत्तर बताता हूँ सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। आरंभिक वैदिक सभ्यताओं में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक सभ्यताओं में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। सर्वाधिक किस नदी की चर्चा है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती या डी गंगा। तो सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है वैदिक साहित्य में? ए सिंधु नदी की। अगर पूछा जाएगा सबसे पवित्र नदी तो हो जाता हमारा सरस्वती, जबकि गंगा का चर्चा वैदिक साहित्य में मात्र एक बार हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। ये राजा बड़ा सदाचारी, उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में और यूपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में? तो यम और नचिकेता का संवाद मिलता है किस उपनिषद से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल भी बोलते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में? जैसा हम देख रहे हैं इस नदी को ब्रैकेट में काबुल भी लिखा गया है। ये यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काबुल का संबंधित जगह है अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल से खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेरा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अतरंजी खेरा, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी के तट पर प्रागैतिहासिक स्थल है। यहीं की खुदाई में प्राचीनतम लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद में
सामवेद में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ही नई ऋचाएँ हैं, अन्य ऋग्वेद से ली गई है, इसलिए इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा हमारा 49वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भागवत गीता, सी ब्राह्मण सूत्र, डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भागवत गीता। अगर पूछिएगा कौन कौन शामिल हैं प्रस्थान त्रयी में, तो शामिल है, सॉरी कौन शामिल नहीं है, भागवत ऑप्शन ए। और कौन कौन इसमें शामिल है, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये तीनों शामिल हैं। जबकि प्रस्थान त्रयी में ऑप्शन ए भागवत शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत में, डी वैशेषिक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस दर्शन को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करने वाला है, मैं आपको सिर्फ मिला दूंगा और आप बैठ के इसकी उत्तर मिला लीजिएगा। इसका सही हो जाएगा जवाब ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता नामक पुस्तक किस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए धर्मशास्त्र, बी राजनीति शास्त्र, सी चिकित्सा शास्त्र, डी धर्मशास्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चिकित्सा शास्त्र से चरक संहिता नामक पुस्तक जुड़ी हुई है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथ से, डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यजुर्वेद में। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद दोनों में मंत्र दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक योगिन सभा, वैदिक योगिन सभा, इसमें से कौन ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी। वैदिक योगी सभा मंत्री परिषद थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक काल में राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। इनमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। इसलिए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मात्र 5 प्रश्न शेष बचे हुए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सब जानते हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है?
निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। तो भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है ऑप्शन ए सांख्य। और भारत दर्शन के 6 प्रकार में से सांख्य भी एक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वैदिक युग में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए मृदुभांड, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी, डी लोहार। आर्यों द्वारा व्यवहार में कौन नहीं लाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लोहार। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 60 प्रश्नों का मेरा पार्ट 1 था। इसके बाद भी पार्ट 2 आएगा जिसमें 60 प्रश्न होंगे और पार्ट 2 के बाद वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग महाजनपद काल के लुसेंट के सही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।